नमस्कार मित्रों। हम आयकर अधिनियम को बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर पढ़ते हैं। आयकर का ज्ञान आम लोगों के लिए भी आवश्यक होता है। एक प्रश्न हमारे दिमाग के अंदर आता है कि आयकर अधिनियम के अनुसार क्या आयकर लगाने की व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी है? तो यहाँ पर हम आज ये देखेंगे कि आयकर के लिए करदाता का निवास स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। निवास के आधार पर कर दायित्व का भार किस प्रकार से आता है। हमें आज इस विषय पर चर्चा करनी है। हम इस विषय को समझना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर कर जो दायित्व है वो उस व्यक्ति के निवास स्थान के आधार पर निर्धारित होता है। अब यहाँ पर निवास स्थान का क्या मतलब है, निवास स्थल की स्थिति किस प्रकार की है। आयकर अधिनियम में करदाता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले प्रकार का जो करदाता होगा वो निवासी होगा, दूसरा असाधारण निवासी और तीसरा अनिवासी। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तियों की दशा में करदाता का निवास स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। चूंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि करदाता की 3 श्रेणियां हैं। पहला है निवासी, रेसिडेंट। तो यहां पर हम व्यक्ति के लिए समझेंगे कि व्यक्ति कब जो निवासी कहलाएगा, कब असाधारण निवासी होगा और कब जो है वो अनिवासी होगा। निवासी के संबंध में बताया गया है कि निवासी से आशय निम्न शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है। अगर वह निम्नलिखित 2 शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता हो। पहली शर्त है वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या इससे ज्यादा दिन भारत में रहा हो, अथवा दूसरी शर्त है वह व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो या इससे ज्यादा दिन भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष में वह 60 दिन या इससे ज्यादा दिन भारत में रहा हो। इसमें कुछ अपवाद निश्चित किए गए हैं। उपरोक्त आधारभूत शर्तें सामान्य रूप से लागू होती है, परंतु निम्न दशाओं में आधारभूत शर्तों में निम्न तरह से परिवर्तन हो जाता है। इसमें हम का नंबर देखें। यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है तथा गत वर्ष में रोजगार कार्य हेतु विदेश गया हो, अथवा किसी भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में विदेश जाता है, अथवा खा यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारतीय मूल का व्यक्ति हो तथा विदेश में रह रहा है, गत वर्ष में भारत भ्रमण के लिए आता है, तो आधारभूत शर्त सिर्फ एक होगी। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो।
दिनों की गणना के संबंध में हमें कुछ जानना पड़ेगा। पहली बात, यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के लगातार 182 दिन रहे, वह बीच बीच में विदेश आ और जा सकते हैं। उसे वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहना है। दूसरी बात, भारत में एक स्थान पर रहना या ठहरना जरूरी नहीं है। तीसरी बात, यदि भारत में आने व जाने के दिनों का समय स्पष्ट ज्ञात नहीं हो तो भारत में रहने के दिनों की गणना हेतु भारत में आने और भारत से जाने वाले दिन शामिल होंगे। तो ये तो थी आधारभूत शर्तें। अब हमें अतिरिक्त शर्तों को भी जान लेना चाहिए। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में साधारण निवासी होने के लिए निम्नलिखित एवं दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करना जरूरी है। पहली अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो, एवं दूसरी शर्त है वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। तो हमने यहां देखा कि किसी भी व्यक्ति के लिए निवासी होने के लिए उसे इन शर्तों का पालन करना आवश्यक है। दूसरी हम निवास स्थान की स्थिति देखते हैं, वो है भारत में असाधारण निवासी। कोई व्यक्ति गत वर्ष में असाधारण निवासी कहा जाएगा यदि वह कम से कम एक आधारभूत शर्त की पूर्ति करता है और 2 अतिरिक्त शर्तों में से कम एक शर्त को पूरी करता है, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहा जाएगा। आधारभूत शर्त कम से कम एक पूर्ति की जाएगी। इसमें हम देखते हैं यदि वह भारतीय नागरिक है तथा सेवा कार्य के लिए गत वर्ष में विदेश जाता है या विदेश से भारत में आता है तथा 182 दिन से कम रहता है, अन्य दशा में निम्न 2 आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करता है, अर्थात गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहता है, अथवा दूसरी गत वर्ष में कम से कम 60 दिन तथा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहता है। अब हम अतिरिक्त शर्तों की बात करेंगे। कम से कम एक की पूर्ति आवश्यक है। काय के लिए पढ़ रहे हैं हम यहाँ? असाधारण निवासी के लिए। नंबर 1, वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। नंबर 2, वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 729 दिन या इससे कम के लिए भारत में रहा हो। तो यहां पर हमने 2 बिंदु देखे, निवासी और दूसरा असाधारण निवासी। अब हम व्यक्ति के लिए भारत में अनिवासी की स्थिति को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक आधारभूत शर्त भी पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी माना जाएगा, अर्थात वह निम्न दोनों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं करता है। नंबर 1, गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना, और दूसरी गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहना। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो अनिवासी होगा। तो यहां पर हमने आपको व्यक्ति के लिए कि वह कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा और कब अनिवासी होगा, ये बताया। अब हम दूसरा जो बिंदु है
वो हम देखते हैं वो है हिंदू अविभाजित परिवार के लिए। कोई भी परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली कब निवासी होगी, कब असाधारण निवासी होगा और कब अनिवासी होगा, ये भी हम जान लेते हैं। निवासी, अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है तो वह भारत का निवासी माना जाएगा। हम इसका आ बिंदु देखें, यदि परिवार का प्रबंधन तथा नियंत्रण भारत में होता है। पहला बिंदु हमने देखा कि यदि परिवार का प्रबंध, कंट्रोल तथा नियंत्रण भारत में होता है, और नंबर 2, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, जिसको हम उसका मुखिया कहते हैं, गत वर्ष में कम से कम गत वर्ष के पहले के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा है, भारत में निवासी रहा हो। ऐसा कर्ता गत वर्ष के पहले 7 वर्षों में कुल मिलाकर के 730 दिन भारत में रहा है, तो वो जो है हिंदू अविभाजित परिवार निवासी होगा। असाधारण निवासी परिवार की बात करें तो नंबर 1 बिंदु इसमें आता है, हम देखते हैं परिवार का संपूर्ण या आंशिक नियंत्रण भारत में हो। नंबर 2, भारत का कर्ता निम्न 2 अतिरिक्त शर्तों में से एक शर्त पूरी करता हो। 2 शर्तों में से पहली शर्त है भारत में गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से कम 9 वर्ष अनिवासी रहा हो, या गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो ऐसी स्थिति में वह जो परिवार है वो असाधारण निवासी परिवार होगा। अनिवासी की स्थिति को भी हम देख लेते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार कब अनिवासी होगा? यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत के बाहर हो तो वह जो परिवार है वो अनिवासी होगा। यहाँ पर हमने 2 स्थितियां देखी, एक व्यक्ति के लिए कि वह कब निवासी होगा और कब असाधारण निवासी होगा और कब अनिवासी होगा। इसी प्रकार से हमने हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी बताया। अब हम तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो है फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का। तो कोई भी फर्म कब निवासी होगी, असाधारण निवासी होगी और अनिवासी होगी, ये भी हम जान लेते हैं। निवासी की स्थिति हम देखें, यदि फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में हो तो ऐसी फर्म या व्यक्तियों का समुदाय जो है वो निवासी होगा। असाधारण निवासी की बात करें तो फर्म व व्यक्तियों के समुदाय असाधारण निवासी नहीं हो सकते। नंबर 3 बात करें हम अनिवासी की, तो यहाँ पर प्रबंध और नियंत्रण संपूर्ण भारत के बाहर होने पर जो है वो जो फर्म है या व्यक्तियों का जो समुदाय है वो अनिवासी होगा। अब हम अगला जो बिंदु है, हम कंपनियों के संबंध में चर्चा करें कि कंपनी कोई भी कब निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी होगी। सबसे पहले हम कंपनी के निवासी की स्थिति को देखते हैं। एक कंपनी उस समय निवासी होगी जबकि वह एक भारतीय कंपनी हो या गत वर्ष में उस कंपनी का प्रबंध तथा नियंत्रण पूर्णतः भारत में हुआ हो। अर्थात एक विदेशी कंपनी भी भारत में निवासी हो सकती है अगर उसका प्रबंध तथा नियंत्रण जो है वो भारत में हो। दूसरा, हम असाधारण निवासी की बात करें तो एक कंपनी असाधारण निवासी फर्म की तरह ही नहीं हो सकती। अनिवासी की बात करें तो कंपनी का प्रबंध और नियंत्रण भारत के बाहर होने पर
एवं भारतीय कंपनी नहीं होने पर कंपनी अनिवासी कहलाएगी। तो आज हमने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू अविवाहित परिवार, कोई भी फर्म या व्यक्तियों का समुदाय या कोई कंपनी कब निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी होंगे। अब हम निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व की बात करते हैं। सबसे पहले हम निवासी की स्थिति को देखते हैं। एक निवासी व्यक्ति की किसी गत वर्ष में सब साधनों से आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाएगी जो कि उस वर्ष में हुई हो। इसमें हम करदाता को भारत में प्राप्त हुई हो या भारत में प्राप्त समझी जावे। करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई समझी जाए। करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय समझी हुई जाए। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर ये निवास स्थिति है, निवासी की स्थिति में कर दायित्व। अब हम असाधारण निवासी की बात करें। एक असाधारण निवासी की कुल आय की गणना निम्नलिखित रीतियों से प्राप्त सब आयों को जोड़कर किया जाएगा। गत वर्ष में ऐसी आय जो कि भारत में प्राप्त हुई हो या भारत में प्राप्त समझी जाए। दूसरी, ऐसी आय जो कि भारत के बाहर उपार्जित हुई हो, और उस आय से संबंधित व्यापार का नियंत्रण भारत में हो। ऐसी आय जो कि भारत में उपार्जित हो या उपार्जित हुई समझी जाए। अब हम अनिवासी की बात करें तो एक अनिवासी करदाता की किसी गत वर्ष की कुल आय में से किसी भी साधन से प्राप्त निम्नलिखित आयों को जोड़ा जाएगा। नंबर 1, जो आय गत वर्ष में करदाता ने भारत में प्राप्त की हो या उसे भारत में प्राप्त समझी जाए। जो आय गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई हो या उपार्जित या उदय समझी जाए। अनिवासी को केवल भारत से संबंधित आय पर ही कर देना होता है, निर्देशित आय पर नहीं। अगर अनिवासी करदाता कोई आय विदेश में प्राप्त करता है एवं बाद में संपूर्ण राशि या आंशिक राशि भारत में भेजता है तो ऐसी आय भारत में प्राप्त नहीं समझी जाएगी और उसके लिए कर योग्य नहीं होगी। तो यहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की कि कर दायित्व या कर भार किस प्रकार से किस आय पर होगा। गत वर्ष में के पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त या उपार्जित आय जो कि गत वर्ष में भारत में लाई गई हो किसी भी श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य नहीं होती है। हम सारांश रूप से हम कुछ बिंदुओं के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी आय किसके लिए कर योग्य होगी और किसके लिए कर योग्य नहीं होगी। पहली बात करें तो हम भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय, चाहे इसका उपार्जन भारत में हुआ हो या भारत के बाहर, ऐसी आय जो है वो असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी और अनिवासी के लिए कर योग्य होगी। निवासी के लिए ये जो है वो कर योग्य होगी। दूसरी बात, भारत में उपार्जित तथा उदित आय या अर्जित या उदित समझी जाने वाली आय, चाहे इसकी प्राप्ति भारत में हुई हो या भारत के बाहर हुई हो, ये भी निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों के लिए कर योग्य होगी। अगर किसी व्यापार भारत में संचालित है और उसका नियंत्रण भारत के बाहर है और वो राशि जो है वो प्राप्त हुई हो और अर्जित हुई हो
तो ऐसी आय भी जो है वो निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। ये राशि अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। भारत के बाहर उपार्जित व अर्जित आय या उत्पन्न आय की बात करें तो ऐसी आय केवल निवासी के लिए कर योग्य होगी। ये असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। भारत के बाहर गत वर्ष से पहले के वर्षों में प्राप्त तथा उपार्जित या अर्जित आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है, तो वह जो है आय ना तो निवासी के लिए और ना ही असाधारण निवासी के लिए और ना ही जो है वो अनिवासी के लिए कर योग्य होगी। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की कि निवासी और असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति में कर दायित्व किस प्रकार से बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा इसको समझाना चाहूंगा। अगर गत वर्ष 2019-20 में एक व्यक्ति को, जैसे कि वह भारत में अर्जित तथा भारत में प्राप्त आय के अंतर्गत हम देखते हैं कि कानपुर के व्यापार से अगर किसी को लाभ हुआ है तो ये कानपुर चूंकि भारत में ही है, भारत में ही उपार्जित हुआ है, आय भी यही हुई है, इसलिए ये राशि जो है वो निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य होगी। अगर हम बात करें भारत में अर्जित परंतु विदेश में प्राप्त आय की करें तो ये आय भी जो है वो निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य होगी। ईरान के व्यापार से लाभ भारत में प्राप्त, तो यहाँ पर भी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ये आय भी तीनों के लिए कर योग्य होगी। ईरान में स्थित मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त की गई है, इसलिए अगर पहली प्राप्ति भारत में हुई है तो ये भी आय तीनों के लिए कर योग्य होगी। लेकिन अगर बात करें अपन पाकिस्तान में मकान संपत्ति से आय वहीं एक बैंक में जमा कर दी गई है, तो ऐसी आय जो है वो केवल निवासी के लिए कर योग्य होगी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में स्थित व्यापार के लाभ वहीं एक बैंक खाते में जमा, ये व्यापार भारत से नियंत्रित है, तो ऐसा जो आय होगी वो निवासी के लिए और असाधारण निवासी के लिए आय होगी, कर योग्य, ये अनिवासी के लिए नहीं होगा। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड में कृषि आय हुई है तो ये केवल निवासी के लिए कर योग्य है, असाधारण निवासी के लिए कर योग्य नहीं है और ना ही अनिवासी के लिए कर योग्य। भूत की बिना कर लगी हुई आय, विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है, तो ये आय जो है वो तीनों के लिए कर योग्य नहीं होगी। तो आज हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आयकर अधिनियम में किसी भी व्यक्ति पर जो कर दायित्व होता है वो व्यक्ति पर या फर्म पर या व्यक्तियों के समुदाय पर या जो है वो कंपनी पर किस प्रकार से होता है, उसका निर्धारण निवास स्थान के निर्धारण के आधार पर होता है। इसलिए आज हमने जब